ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर दमिश्क में ईरानियन एम्बेसी के तबाह होने के बाद अब पहुंच गए हैं दमिश्क और वहां पर उन्होंने नई एम्बेसी का इफ्तिताह कर दिया है सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। जी हाँ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईरान क्या कैलकुलेशन कर रहा है इजराइल को रिस्पॉन्ड करने के हवाले से, क्योंकि हमने देखा जब इजराइल ने ये हमला किया जिसमें दमिश्क में इनकी पूरी एम्बेसी को फ्लैट कर दिया और उसमें IRGC के कई कमांडर्स मारे गए, टॉप कमांडर्स। उसके बाद ईरान ने बदला लेने की ठानी है और ईरान अपने ऑप्शंस पर गौर कर रहा है कि वो इजराइल के अंदर स्ट्राइक करे या फिर रीजन में इजरायली किसी एम्बेसी या उनके मुसाद के एजेंट्स को निशाना बनाया जाए। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस हमले के बाद जो रीजन में टेंशन्स हैं वो बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं और एक वसी जंग का ख़तरा है। ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट इसका पूरा स्कोप वसी हो सकता है। हमने देखा था कि इस हमले का इल्ज़ाम तेहरान और दमिश्क ने इजराइल पर लगाया था, लेकिन इजराइल ने ऑफिशियली इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि हम इस रीजन में अपने दुश्मनों को ख़त्म करते रहेंगे, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते रहेंगे। जो नई एम्बेसी का इफ्तिताह किया ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, वो उस इलाके से दूर नहीं जहां पर इनकी पुरानी एम्बेसी थी। ये मज़ा डिस्ट्रिक्ट है दमिश्क के अंदर और वहां पर दूसरे मुल्कों के सफारत खाने भी मौजूद हैं और इजराइल ने धड़ल्ले से उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मलियामेट कर दिया था। इस इलाके में ना सिर्फ दूसरे ममालिक के सफारत खाने हैं बल्कि UN के भी दफातर हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात सीरिया के प्रेसिडेंट बशारुल असद से भी हुई है और इन दोनों ने डिस्कस किया है कि किस तरह इस मामले को देखा जाएगा, किस तरह पॉसिबल स्ट्राइक बैक किया जाएगा इजराइल को, और उन्होंने इसकी जो रिपरकशंस हैं इस पूरे वाक़े की उस पर भी गौर किया कि किस तरह इस मामले को हैंडल किया जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली ये ईरान और सीरिया दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है कि इजराइल ने किस तरह उनकी टेरिटरी को पार करके ड्रोन्स के ज़रिए पूरी फैसिलिटी को तबाह कर दिया है। इसके बाद ईरानियन सुप्रीम लीडर का मैसेज आया था कि इस पूरे रीजन में अब इजरायली सफारत खाने भी महफूज नहीं हैं। अब सवाल यही पैदा हो रहा है कि ईरान इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि ईरान के पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, क्योंकि अगर वो इजराइल को स्ट्राइक करेगा इजराइल के तरीके में, उनके ही तरीक़ाकार के थ्रू अगर उनको स्ट्राइक करेगा तो वो ईरान के लिए मुश्किलात में इजाफा कर सकती है वो चीज़, क्योंकि फिर इस तरह इजराइल के पास एक जवाज़ आ जाएगा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा डाइवर्ट करने में। वो ईरान की तरफ इसका पूरा ब्लेम डाल सकता है और इजराइल के पास वेस्टर्न सपोर्ट भी है। ये सारे मुल्क इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ हो सकते हैं और सारा नज़ला ईरान पर गिर जाएगा। और इसलिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और बहुत कैलकुलेटेड खेलना होगा ईरान को यहाँ पर कि वो किस तरह स्ट्राइक बैक करते हैं। इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि इस पूरे रीजन में ये मुसाद के एजेंट्स को भी निशाना बना सकते हैं सीरिया और इराक वगैरह में। इसके अलावा ये अमेरिकन्स को भी रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं, क्योंकि ईरान ने इसकी ज़िम्मेदारी अमेरिकन्स को दी थी कि अमेरिका इसके पीछे है, अमेरिका इनको इनेबल कर रहा है। अमेरिका ने ईरान को ये पैगाम पहुंचाया था कि हमारा इस हमले में कोई हाथ नहीं है, हमें कुछ ना कहना, और उसके जवाब में ईरान ने अमेरिका को कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी एम्बेसीज़ पर अटैक ना करें तो तुम इस मामले से दूर रहो, अगर हम इजराइल को कहीं स्ट्राइक करेंगे इस रीजन में तो तुम ना इस मामले में पड़ना। तो इस हवाले से हमने देखा था कि कुछ बैकडोर निगोसिएशंस हुई थी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ, जिसमें इन दोनों ने एक दूसरे को सख्त पैगामात दिए थे। अमेरिका ने कहा था कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं और ईरान ने कहा था स्टे अवे। अमेरिका को यही डर है कि इनकी जो बेसिस हैं सीरिया और इराक वगैरह में कहीं ईरान इनको निशाना ना बनाए, जैसा कि ईरान ने पहले भी किया हुआ है। ईरान के बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद हैं इस्लामिक रेजिस्टेंस के सीरिया और इराक में, जो कि बशारुल असद और दूसरे ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़, और इन्हीं को ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहा जाता है कि ये ईरान के इशारों पर चलते हैं और अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। इनके दाइश से मसले हैं, इनके मुसाद से मसले हैं और इनके अमेरिकन जो ट्रूप्स हैं उनसे मसले हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक कॉन्फ्लिक्ट की जंग है, ये अपने इंटरेस्ट की जंग है और ये सारे प्लेयर्स एक दूसरे को निशाना बनाते रहते हैं। और ईरान के हमलों के ख़तरे के पेश नज़र हमने ये भी देखा था कि किस तरह इजराइल ने अपने मुल्क में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और इवन GPS सिस्टम्स को भी डिसेबल कर दिया है, ताकि ईरान अगर कोई इजराइल के अंदर स्ट्राइक का सोचे तो GPS उनको सपोर्ट ना करे और उनके जो हमले हैं
वो कामयाब ना हो सकें अपने हदफ को निशाना बनाने में। इसके अलावा इजराइल ने अपने कई ट्रूप्स की छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं, स्पेशली जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनको भी मना कर दिया कि आप एक्स्ट्रा छुट्टियां नहीं ले सकते। एडेड उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी हैं ताकि वो इजराइल की एयर स्पेस को सिक्योर करने में अपना किरदार अदा कर सकें ईरानियन पॉसिबल अग्रेशन के अगेंस्ट। तो ये यहाँ पर बड़ी देखने वाली बात है कि सीरिया इजराइल के लिए एक पीस ऑफ केक है। इजराइल का जब दिल करता है वो सीरिया पर स्ट्राइक्स करता है, वो IRGC के मेंबर्स को मार देता है, और सीरिया के साथ साथ वो लेबनान के अंदर घुसकर भी स्ट्राइक्स करता है। ये तो खैर छोटी चीज़ें हैं। इजराइल ने तो आजकल अपनी कैंपेन उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया हुआ है, और बेशर्मी की का वो लेवल है कि पूरी दुनिया उस पर बोल नहीं रही। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लोग थे उन्होंने उनको भी मारा है। उस हवाले से बड़ी अब आवाज़ें उठ रही हैं पूरी दुनिया में, और बहुत से लोग जर्मनी के अंदर भी एक मसला चल रहा है। जर्मनी के जो लोग हैं, जर्मनी की गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग, 600 के करीब लोगों ने अपनी सरकार को ख़त लिखा है कि आप इजराइल को सपोर्ट ना करें, क्योंकि जर्मनी इस कैंपेन में UK और US के साथ है। बहुत ज़्यादा इस वक्त बैकलैश आ रहा है कि इजराइल जो कुछ करता फिर रहा है वो क्यों नहीं उसको कोई देख रहा। UK और US में बड़े बड़े प्रोटेस्ट निकाले जा रहे हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में, जिस तरह की इमेजेस आ रही हैं। और पिछले दिनों हमने देखा है कि इजराइल ने अपने कई बटालियंस निकालनी है खान यूनिस से। खान यूनिस वो इलाका है जहाँ पर बड़ी हैवी बैटल हुई है पिछले दिनों हमास और इजराइल के दरमियान। तो इजराइल ने वहाँ पर अपनी एक बटालियन अब छोड़ी है, और बहुत से फ़लस्तीनी अपने पुराने घरों को देखने आ रहे थे कि क्या उनका हशर हुआ है। सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया गया, और अब इजराइल रफ़ा की तरफ देख रहा है, और इजराइल चाहता है कि वहाँ पर ऑपरेशन का आगाज़ किया जाए, और तकरीबन 1 मिलियन से ज़ायद जो फ़लस्तीनी वहाँ पर महसूर हैं किस तरह उधर अटैक किया जाए। और ये थोड़ा बहुत अमरीकी दबाव ही है जिसकी वजह से अभी इजराइल ने फुल ब्लोन ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया रफ़ा पर, नहीं तो एक और बहुत बड़ा मैसेकर हो जाएगा। ऑलरेडी 2 मिलियन आबादी में से 33,000 लोगों को वो मार चुके हैं, शहीद कर चुके हैं, और 70,000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं, 10,000 से ज़ायद लोग लापता हैं जो मलबे के तले दबे हुए हैं। अब ईरान के पास यहाँ पर यही ऑप्शन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो ग्रुप्स हैं उनको एक्टिव कर दे, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को। इसमें ये हमास की सपोर्ट को भी बढ़ा सकते हैं, इसमें ये हिजबुल्लाह की सपोर्ट को भी बढ़ा सकते हैं, और जो सीरिया और इराक में रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं उनको भी मज़ीद एक्टिव कर सकते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है कि हमारे ऊपर ना ही हमले कर दें। इसलिए उन्होंने ईरान को पैगाम भिजवाया था कि हम इससे दूर हैं, और ईरान ने भी जवाबन यही कहा था कि दूर ही रहे तो अच्छा है। लेकिन ईरान ये समझता है कि इजराइल का मेन बैकर अमेरिका है, और इस वक्त सख्त टेंशन की फ़िज़ा बनी हुई है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, और अमेरिका और इजराइल दोनों खौफज़दा हैं कि ईरान कोई ब्रूटल हमला ना कर दे उन पर, और इसी वजह से नेगोशिएशंस जारी हैं। और ईरान ने इवन ये भी कहा है कि अगर तुम पीस डील कर लेते हो और गज़ा से निकल जाते हो तो हम इसको रिस्पॉन्ड बैक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा था पिछले दिनों एक पीस नेगोशिएशंस भी हो रही हैं जिसमें हमास के ऑफिशियल्स थे, इजरायली ऑफिशियल्स थे, कतर के ऑफिशियल्स थे। ये कायरो में हुए हैं मुज़ाकरात, इसमें CIA के चीफ बिल बर्न्स भी थे। तो बातचीत यही हो रही है कि ईद के करीब कोई पीस सेटलमेंट कर ली जाए और इजरायलीज़ मज़ीद अपनी कैंपेन को रोक दें। हमास का मुतालबा ये है, फ़लस्तीनी साइड का मुतालबा ये है कि जो इजरायलीज़ हैं वो सीज़ फायर करें और वापस चले जाएं गज़ा से, जबकि इजराइल कहता है कि हमने हमास के आखिरी बंदे तक इस जंग को जारी रखना है। जब तक आखिरी बंदा एलिमिनेट नहीं हो जाएगा हम ये इलाका नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर ही मसले मसाइल बने हुए हैं, और अमरीकी दबाव की वजह से थोड़ा बहुत जो ह्यूमैनिटेरियन एफ़र्ट्स हैं, जो ट्रक्स हैं, उनकी तादाद में इजाफ़ा हुआ है जो रफ़ा के थ्रू एंटर हुए हैं गज़ा के अंदर। जो बेचारे फ़लस्तीनी बेयारो मददगार बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे, उनके लिए फूड ट्रक्स जो थे वो पहले से ज़्यादा एंटर हो रहे हैं। लेकिन अभी भी ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तादाद इनफ नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए, फूड चाहिए, मेडिसिन की सप्लाईज चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एड को इन्वाइट किया जाए, और अफसोस के साथ उस एड को भी अभी इजराइल मॉनिटर कर रहा है, और वो गज़ा पर एक कंट्रोल चाहते हैं बेसिकली। तो ईरान के ये ऑप्शंस हैं कि वो अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को यूज़ करे, या फिर इजराइल के किसी पीस मूव का इंतज़ार करे, इजराइल के अंदर हिट करे, या इजराइल के बाहर उसकी किसी एम्बेसी या उनके एसेट्स को निशाना बनाए, जो कि ईरान ने पहले भी किया हुआ है। लेकिन इजरायलीज़ इतने आसानी से हाथ में नहीं आते मुल्क से बाहर, और बहुत रेयर हमने देखा है कि मुसाद के
जो एजेंट्स हैं इनको टारगेट किया जाता है। पिछले दिनों हमने इस वीडियो में देखा था कि मोसाद के एजेंट्स को भी निशाना बनाया था जब ईरान ने 4-5 जगहों पर स्ट्राइक्स की थी, जब पाकिस्तान में भी की थी इन्होंने जैशुल अदल के नाम पर। अब देखना यही बाकी है कि ईरान का रिस्पांस किस तरह सामने आता है। अभी वो धड़ल्ले से गए हैं और उन्होंने अपनी एम्बेसी, नई एम्बेसी का इफ्तिताह भी कर दिया है, जिससे ज़ाहिर होता है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है और वो किस हद तक आगे जाता है इजराइल से कन्फ्रंटेशन को लेकर। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप क्या देख रहे हैं ईरान के हमले के हवाले से। क्या ईरान दमिश्क हमले के हवाले से इजराइल को सबक सिखा सकता है, कोई हार्ड स्ट्राइक कर सकता है, या फिर कोई इनकी सेटलमेंट हो जाएगी और ये इजराइल पर उस तरह का बड़ा हमला नहीं कर सकेंगे कि कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।